Assalamu alaikum, dear students. Welcome to grade 9. This is your physics teacher Muhammad Awais and lecture number 10, chapter 6, work and energy, and the topic is kinetic energy. तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को और इसके मुकम्मल जो है एक डेरिवेशन को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर, आज की वीडियो एंड तक देखिएगा और फिर भी अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन हुआ तो यू कैन आस्क। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव इट्स रिलेशन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो भाई ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और इसका रिलेशन डिराइव करें। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। कि किसी बॉडी में जो एनर्जी उसकी मोशन की वजह से स्टोर हो जाए उसे हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। भाई इस बात से ये पॉइंट तो क्लियर हुआ कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के मूव करने के बाद किसी भी बॉडी की मोशन से रिलेटेड है। अगर किसी बॉडी की मोशन है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी हम उसे काइनेटिक एनर्जी का नाम दे देंगे। ठीक है जी। अब विंड एनर्जी को देखें। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। दिस इज एमसीक्यूज के जो मूविंग एयर है हम उसे विंड कहेंगे। वी कैन यूज द विंड एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस थिंग्स। इट ड्राइव्स द विंड मिल्स एंड पुशेस द सेलिंग बोर्ड्स। तो जो विंड एनर्जी है वो पुशिंग द सेलिंग बोर्ड्स को चलाने में मददगार साबित होती है। हम इसको जो है इस पॉइंट को इस पिक्चर में इस तरह क्लियर कर सकते हैं। ये देखें कि एनर्जी ऑफ द विंड मूव्स इन द विंड मूव द सेलिंग बोर्ड्स, कि हवा में जो मौजूद एनर्जी है वो सेलिंग बोर्ड्स को जो है मूव करवा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने स्टार्ट पे जो डिस्कस किया था पॉइंट कि भाई अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी हम उसे काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। तो यहाँ पर जो हवा में मौजूद जो एनर्जी है वो इस बोट को, इस कश्ती को चलाने में मददगार साबित हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसके चलने की वजह से इस कश्ती में, बोट में जो एनर्जी स्टोर होगी हम उसे काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। अब नेक्स्ट देखिए। मूविंग वाटर इन अ रिवर कैन कैरी द वुडन लॉग्स थ्रू द लार्ज डिस्टेंस एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्राइव टर्बाइंस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होगा भाई कि आपके पास जो बहता हुआ पानी है उसके अंदर भी एनर्जी होती है। अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 9 में हमने इस पॉइंट को क्लियरली डिस्कस किया था कि भाई जैसे वाटर फ्लो है, पानी का बहाव है, तो उसमें भी एक एनर्जी मौजूद है। तो उसमें एनर्जी होने का सबूत कैसे मिलेगा कि भाई जब पानी का फ्लो होता है, पानी किसी भी साइड से बहता है तो रास्ते में आने वाली तमाम चीज़ों को अपने साथ बहा लेता है। तो यहाँ पर भी देखा जाए कि रिवर वाटर जो है वो अपने साथ वुडन लॉग को भी बहा के ले जाएगा। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी है। तो हम इसी तरह वाटर को टरबाइन में यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि भाई जो टरबाइन में पानी है, तो वाटर जो हमने टरबाइन में यूज़ किया है, रिजर्व किया, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू प्रोड्यूस, टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखिए कहता है अ मूविंग बॉडी हैज़ द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट कैन डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। द बॉडी स्टॉप्स मूविंग एज सून एज ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड अप। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो कोई भी जो बॉडी है वो काइनेटिक एनर्जी इसलिए रखता है क्योंकि वो वर्क करता है, वो काम करने की सलाहियत रखता है ड्यू टू इट्स मोशन, अपनी मोशन की वजह से। कि भाई अगर उस बॉडी की मोशन नहीं है, उस बॉडी की मोशन नहीं है तो उसमें काम करने की उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो होगी। तो अगर याद हो तो एनर्जी की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को, कैपेबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मूविंग बॉडी है वो काइनेटिक एनर्जी इसलिए रखती है क्योंकि वो काम करती है, वर्क करने की कैपेबिलिटी रखती है ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, अपनी मोशन की वजह से।
और उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी जब उसका जो है वो बॉडी स्टॉप कर देगी, चलना रुकना जो है वो जब जो है मूव करना स्टॉप कर देगी। ओके, अब नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करें। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विथ velocity v, the body stops after moving some distance s due to some opposing force such as the force of the friction। so इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप एक बॉडी को कंसीडर करो जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, लेकिन कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टॉप कर गई, रुक गई है। किस वजह से? क्योंकि उसे कुछ ऑपोजिट फोर्सेस का सामना है। तो इस वजह से अगर वो मूव कर गई, स्टॉप कर गई है, तो अब हमने उसको चेक करना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इट ड्यू टू इट्स मोशन। अब अगर देखा जाए कि ये एक्सप्रेशन कैसे है, तो हमने अभी बिल्कुल जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें मैंने आपको बताया है कि किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब वो बॉडी मूव करेगी। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इट ड्यू टू मोशन। इसका मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस इज अ फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू वी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिससे वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है, और हमने क्या कहा कि कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बॉडी रुक जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि मोशन इज अपोज्ड, कि मोशन को किसी ऑपोजिट फोर्सेस का सामना है। तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन को नेगेटिव कर लिया। ठीक है जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में इक्वेशंस ऑफ द मोशंस को डिटेल में डिस्कस किया है। अब अगर उसका फॉर्मूला देखें तो 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब नेक्स्ट अगर देखें तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या रिलेशन निकलेगा, एक ही जगह उसकी वैल्यू आ गई, किसकी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -F/m, और vi जो है वो 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इसका मतलब ये है कि भाई ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2F/m s इज इक्वल टू -v²। ओके, अच्छा जी। अब होगा क्या कि भाई यहाँ पर ये जो 2 है ये यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और ये फैक्टर जो मैस है जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, Fs इज इक्वल टू 1/2 mv²। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 6, यानी इक्वेशन नंबर 1 जिसमें हमने कहा था कि वर्क डन इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के, तो अब दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखा जाए तो K.E मीन्स काइनेटिक एनर्जी, M का मतलब होगा मास ऑफ बॉडी, और V का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वो बॉडी जिसकी काइनेटिक एनर्जी हम मापना चाह रहे हैं, मेजर करना चाह रहे हैं, हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को, उसकी वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया कि भाई काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल्स। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा समझ आ गई होगी। अगर इसका रेफरेंस देखना चाहें तो पंजाब टेक्स्ट बुक ग्रेड 9 फिजिक्स पेज नंबर 121 एंड 122 आप वहाँ पर देख सकते हैं कि ये टॉपिक वहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप इस ईमेल एड्रेस aws.867@gmail.com पे कॉन्टैक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।